हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का प्रेप शॉर्ट में। और हम लोग लगातार इंग्लिश ग्रामर की सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं। पीछे के सेशंस में आपने प्रीपोजिशंस कर लिए हैं और जितना आपको पढ़ाया गया होपफुली आपने उसका रिवीजन भी कर लिया होगा। अच्छा, पढ़ने से पहले एक काम हमारा कर दीजिएगा, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा। अगर आपको हम लोगों का काम अच्छा लग रहा है, समझ भी आ रहा है, अच्छा लगने का मतलब आपको समझ आ रहा है, आपको लग रहा है कि आपको खुद को बेनिफिट हो रहा है, अगर आपको बेनिफिट हो रहा है तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करके तथा अपने आसपास के लोगों को थोड़ा सा सर्कुलेट भी कर दीजिएगा। इतना काम तो मेरे लिए कर ही सकते हैं। बाकी आगे हम स्टडी पे बात करते हैं। आप लोगों ने प्रीपोजिशन का रिवीजन ठीक से कर लिया होगा तो ही हम आगे करेंगे। नहीं, हम तो आगे करेंगे लेकिन आप आगे तभी करिएगा अगर आपने रिवीजन कर लिया है तो। जो आपको होमवर्क दिया जाता है होपफुली आप होमवर्क साथ के साथ करते जाएंगे। अगर आपको ठीक से समझना है इंग्लिश, हमेशा के लिए समझना है इंग्लिश, जीवन में आगे कोई समस्या ना है इंग्लिश को लेकर। अब तक आपने बहुत बार पढ़ा होगा इंग्लिश, 9th में पढ़ा, 10th में पढ़ा, 12th में भी पढ़ा, ग्रेजुएशन में भी पढ़ा अगर किया है तो कभी भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। लेकिन ये आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन है, लास्ट एंड फर्स्ट सॉल्यूशन है। एक बार आप ठीक से पढ़ लीजिएगा ताकि आपको जीवन में फिर कभी दोबारा प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए, हम पीछे पढ़ रहे थे, प्रीपोजिशंस के चैप्टर्स किए हुए थे। प्रीपोजिशन में आपने प्रीपोजिशन में आपने पीछे पढ़ा हुआ था। हमने आपको बताया था कि प्रीपोजिशन को आपको आगे चेक करना है कि प्रीपोजिशन का यूज कहाँ करना है हमें। प्रीपोजिशन का यूज हमने आपको बताया, आप सेंटेंस के बीच में भी कर सकते हैं। कहाँ कर सकते हैं? बीच में भी कर सकते हैं और फर्स्ट में भी कर सकते हैं। सेंटेंस के फर्स्ट में भी कर सकते हैं, यानी स्टार्टिंग पॉइंट पे भी कर सकते हैं। कहाँ कर सकते हैं? स्टार्टिंग पॉइंट पे भी कर सकते हैं सेंटेंस के, और एंड पार्ट में भी कर सकते हैं। कहाँ कर सकते हैं? एंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस में भी कर सकते हैं। तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है। कल हमने सेशन कंप्लीट करते समय आपको बताया था कि आपको इस बात से कंफ्यूज नहीं होना है कि आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रीपोजिशन का यूज केवल सेंटेंस में कहीं भी कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन कैसी है। तो प्रायः प्रीपोजिशन का अपने ऑब्जेक्ट से पूर्व प्रयोग होता है, लेकिन आपको पता है प्रीपोजिशन का यूज हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था। प्रीपोजिशन के यूज के बाद हमेशा आपको क्या लगाना पड़ता है? ऑब्जेक्ट लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? प्रीपोजिशन के बाद आपको हमेशा क्या लगाना पड़ता है? ऑब्जेक्ट लगाना पड़ता है। ये हमने आपको कंस्ट्रक्शन बताई थी। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। और जो ये ऑब्जेक्ट होता है ये या तो नाउन होगा, क्या होगा? या तो ये नाउन होगा या फिर क्या होगा? ये प्रोनाउन होगा। क्या हो सकता है? या तो ये नाउन हो सकता है। और ये प्रीपोजिशन जो है इस ऑब्जेक्ट को यानी नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस के बाकी पार्ट से, रिमेनिंग पार्ट से क्या बताता है? रिलेशन बताता है। क्या बताता है? रिलेशन बताता है। तो प्रीपोजिशन जो है ये ऑब्जेक्ट के रिमेनिंग पार्ट से क्या बताता है? रिलेशन बताता है। लेकिन हम आज आपको बताएंगे कुछ डिफरेंट। क्या बताएंगे? कि ये जो प्रीपोजिशन है सेंटेंस के फर्स्ट में भी यूज हो सकता है, सेंटेंस के लास्ट में भी यूज हो सकता है और सेंटेंस के बीच में भी यूज हो सकता है। तो हमें ये पढ़ना है कि सेंटेंस के बीच में भी हम प्रीपोजिशन का यूज कर सकते हैं, सेंटेंस के लास्ट में भी प्रीपोजिशन का यूज कर सकते हैं। लिखिए नंबर 1, जैसे हमने लिखा व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ। क्या लिखा? व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ। व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ। व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ। अब आप देख सकते हैं कि ऑफ जो प्रीपोजिशन है, क्या है? ऑफ जो प्रीपोजिशन है वो सेंटेंस के सबसे लास्ट में यूज की गई है। कहाँ यूज की गई है? ऑफ जो प्रीपोजिशन है वो सेंटेंस के सबसे लास्ट में यूज की गई है। ऐसा क्यों हुआ? सेंटेंस के सबसे लास्ट में क्यों यूज की गई है? जो व्हाट प्रीपोजिशन है उसको सेंटेंस के सबसे लास्ट में क्यों यूज किया गया है? देखिएगा, अब इसके पीछे लॉजिक है। अगर ये क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, किससे स्टार्ट हो रहा है? क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। और अभी हमने आपको बताया था कि प्रीपोजिशन के बाद, किसके बाद? प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है।
तो आप ये तो कह सकते हैं ना कि यहाँ तो ऑफ के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है। हाँ, यही हमें आपको बताना था। इस ऑफ के बाद जो प्रीपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट आना था वो ऑब्जेक्ट एक्चुअली व्हाट है। क्या है? व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ। ये ऑफ के बाद ये व्हाट आना था। क्या आना था? ये जो व्हाट है इस ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। क्या है? इस ऑफ प्रीपोजिशन का क्या है? ऑब्जेक्ट है ये व्हाट जो है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ, क्या हुआ? यदि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो तो इसका मतलब क्या हुआ? यदि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो। क्या हो? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ। आप किस चीज के बारे में सोच रहे हैं? आप किस चीज के बारे में सोच रहे हैं? तो व्हाट क्या है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। ये व्हाट क्या है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। कैसा प्रोनाउन है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। और ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन किसके लिए आया है? प्रीपोजिशन ऑफ के लिए आया है। व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ। आप किस चीज के बारे में सोच रहे हैं? आप किसके बारे में सोच रहे हैं? तो ऑफ के बाद क्या आएगा? व्हाट आएगा। लेकिन सेंटेंस इस तरीके से बनेगा, बोलो। तो यदि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या हो? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो। कैसा प्रोनाउन हो? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो। यदि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो तो यदि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या हो? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो तो प्रीपोजिशन वाक्य के अंत में आती है। किस में आती है? प्रीपोजिशन वाक्य के लास्ट में आती है। कहाँ आती है? लास्ट में आती है। बोलो, ये बात समझ आई? एग्जाम्पल देखा आपने, व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ। व्हाट जो है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। कैसा प्रोनाउन है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। इसलिए ऑफ का यूज कहाँ किया गया? इसके बाद किया गया। बोलो, व्हाट का इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के बाद ऑफ का यूज किया गया। यस और नो? क्लियर है ये बात? ओके। तो यदि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या हो? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो तो प्रीपोजिशन वाक्य का कहाँ आती है? लास्ट में आती है। ये आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? यदि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो तो प्रीपोजिशन वाक्य के लास्ट में आती है। इतनी बात क्लियर होगी? चलिए आगे देखिएगा। आगे देखिएगा। जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा, नेहरू इज, क्या लिखा? नेहरू इज रिमेम्बर्ड, नेहरू इज रिमेम्बर्ड ऑल द वर्ल्ड ओवर, ऑल द वर्ल्ड ओवर। नेहरू इज रिमेम्बर्ड, नेहरू इज रिमेम्बर्ड ऑल द वर्ल्ड ओवर। अब देखिएगा, यहां पर भी ओवर को कहाँ यूज किया गया है? सेंटेंस के लास्ट में। ओवर को कहाँ यूज किया गया है? सेंटेंस के लास्ट में। लेकिन इसमें एक स्पेशलाइजेशन है, नेहरू इज रिमेम्बर्ड ऑल द वर्ल्ड ओवर। हम इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते थे, नेहरू इज रिमेम्बर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्या लिख सकते थे? देखिएगा, नेहरू इज रिमेम्बर्ड, नेहरू इज रिमेम्बर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब इन दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस क्या है ये हमें चेक करना है। इन दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस क्या है? इन दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस क्या है?
देखिए, तो नेहरू इज रिमेम्बर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, दोनों सेंटेंस ठीक हैं, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें, इस सेंटेंस में हम इस बात पे एम्फेसाइज करना चाहते हैं इस बात पे एम्फेसाइज करना चाहते हैं कि नेहरू जी को पूरी दुनिया में सब लोग जानते हैं। नेहरू इज रिमेम्बर्ड ऑल द वर्ल्ड ओवर। तो जब हम किसी बात पे एम्फेसाइज करना चाहेंगे तो वहां पर हम क्या करेंगे? प्रीपोजिशन को सेंटेंस के लास्ट में यूज करेंगे। किस में यूज करेंगे? प्रीपोजिशन को सेंटेंस के लास्ट में यूज करेंगे। नहीं तो सेंटेंस तो ये भी ठीक है, नेहरू इज रिमेम्बर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे देश में, पूरी दुनिया में नेहरू जी को लोग जानते हैं, पूरी दुनिया में नेहरू जी को लोग जानते हैं। इस वाले सेंटेंस में लिखा है नेहरू इज रिमेम्बर्ड ऑल द वर्ल्ड ओवर, ओवर को सबसे लास्ट में लिखा गया। तो इसमें क्या विशेषता है? एम्फेसाइज करने के लिए, क्या करने के लिए? एम्फेसाइज करने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए प्रीपोजिशन को, किसको? प्रीपोजिशन को, प्रीपोजिशन को सेंटेंस के लास्ट में यूज करते हैं। कब यूज करते हैं? प्रीपोजिशन को सेंटेंस के लास्ट में यूज करते हैं। ये बात समझ आई? यहां तक कोई डाउट? ठीक है, सेंटेंस ये भी ठीक था, नेहरू इज रिमेम्बर्ड ऑल वर्ल्ड द ओवर, लेकिन नेहरू इज रिमेम्बर्ड ऑल द वर्ल्ड ओवर, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किसी भी चीज़ को एम्फेसाइज करने के लिए, ये ज़्यादा शो करने के लिए, हाँ, कि नेहरू जी को पूरी दुनिया में लोग जानते हैं या याद करते हैं। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट देखिएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में प्रीपोजिशन पहले आता है। किसमें? लिखिएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में प्रीपोजिशंस पहले आते हैं। क्या होता है? प्रीपोजिशन सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है। कहाँ आता है? प्रीपोजिशन सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है। कहाँ आता है? सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है। एग्जाम्पल देखिएगा तो ज़्यादा समझ आएगा। कैसे? जैसे हमने लिखा, इन विच क्लास you read, इन विच क्लास यू रीड। अब यहां पर देखिएगा, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इन विच क्लास, किस क्लास में आप पढ़ते हैं, तो इन प्रीपोजिशन है। क्या है? इन प्रीपोजिशन जो है ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएगी। कहाँ आएगी? सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएगी। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में प्रीपोजिशन सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है। कहाँ आता है? इन विच क्लास यू रीड। जैसे बाय विच ट्रेन डिड यू कम, आप किस ट्रेन से आए हैं। तो इसके लिए अब देखिएगा, यहां पर जो बाई प्रीपोजिशन है, क्या है? बाई प्रीपोजिशन है। बाई प्रीपोजिशन है। बाय विच ट्रेन, किस ट्रेन से, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। तो हमने आपको बताया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्प वो प्रीपोजिशन सेंटेंस के पहले आती है। क्या आती है? बाई विच ट्रेन डिड यू कम, आप किस ट्रेन से आते हैं। किससे आते हैं? आप किस ट्रेन से आते हैं। सो बाय विच ट्रेन डिड यू कम, प्रीपोजिशन सेंटेंस के कहाँ आया हुआ है? पहले आया हुआ है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में आया हुआ है।
आगे देखिएगा। नेक्स्ट, ये क्लियर हो गया। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा तो प्रीपोजिशन कहाँ आएगा? सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएगा। जैसे हमने लिखा इन विच क्लास यू रीड, आप किस क्लास में पढ़ते हैं। जैसे हमने लिखा बाय विच ट्रेन डिड यू कम, आप किस ट्रेन से आए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रीपोजिशन सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज किया जा रहा है। कहाँ यूज किया जा रहा है? सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज किया जा रहा है। आगे देखिएगा। आगे देखिएगा। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आपको हमने बताया था कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या लगता है? प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट लगता है। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या लगता है? ऑब्जेक्ट लगता है। तो अब कंडीशन है यदि प्रीपोजिशन का, किसका? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, यदि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन हो। क्या हो? रिलेटिव प्रोनाउन हो। यदि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या हो? रिलेटिव प्रोनाउन हो। यदि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन हो तो प्रीपोजिशन सेंटेंस के, प्रीपोजिशन सेंटेंस के लास्ट में यूज किया जाता है। कहाँ यूज किया जाता है? लास्ट में यूज किया जाता है। सेंटेंस के कहाँ यूज किया जाता है? लास्ट में यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देखिएगा तो ज़्यादा समझ आएगा। जैसे एग्जाम्पल लिखा हमने, दिस इज द बुक, दिस इज द बुक दिस इज द बुक दैट, क्या लिखा? दैट आई आस्क्ड फॉर, दैट आई आस्क्ड फॉर, दैट आई आस्क्ड फॉर। अब देखिएगा, दिस इज द बुक दैट आई आस्क्ड फॉर। यदि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या, यहां पर जो प्रीपोजिशन यूज की गई है वो फॉर है। क्या है? फॉर है। और इसका ऑब्जेक्ट क्या है? दैट है। ये ध्यान से देखिएगा, ये समझना पड़ेगा। दिस इज द बुक दैट आई आस्क्ड फॉर, दिस इज द बुक दैट आई आस्क्ड फॉर। ये वही बुक है जो मैंने पूछी थी। तो ये फॉर का, ये फॉर जो प्रीपोजिशन है, क्या है? फॉर जो प्रीपोजिशन है, इस फॉर प्रीपोजिशन का प्रोनाउन क्या है? दैट है। ये क्या है? ये इसका प्रोनाउन है। और ये प्रोनाउन कैसा है? रिलेटिव प्रोनाउन है। कैसा प्रोनाउन है? ये रिलेटिव प्रोनाउन है। बोलो, ये कैसा प्रोनाउन है? रिलेटिव प्रोनाउन है। तो फॉर प्रीपोजिशन के लिए, किसके लिए? फॉर प्रीपोजिशन के लिए दैट क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। क्लियर? तो ऐसे सेंटेंसेस में भी यदि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन हो, प्रीपोजिशन फॉर का रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? दैट, तो ऐसे सेंटेंसेस में प्रीपोजिशन सेंटेंस के लास्ट में यूज किया जाएगा। कहाँ यूज किया जाएगा? सेंटेंस के लास्ट में यूज किया जाएगा। क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई डाउट? ओके, तो ये नोट कर लिया आप लोगों ने। आगे देखिएगा। एक और कंडीशन हो सकती है रिलेटिव प्रोनाउन की। क्या? एक और कंडीशन हो सकती है रिलेटिव प्रोनाउन की, यदि सेंटेंस में प्रीपोजिशन का, यदि सेंटेंस में प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन हो। क्या हो? रिलेटिव प्रोनाउन हो। रिलेटिव प्रोनाउन हो और वह रिलेटिव प्रोनाउन हिडन हो, यानी छिपा हुआ हो, हिडन हो
तो हम प्रेपोजिशन का सेंटेंस के लास्ट में यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं? सेंटेंस के लास्ट में यूज करते हैं। देखिए कंपैरिजन करिएगा। अभी हमने पहले बताया आपको रिलेटिव प्रोनाउन हो, क्या हो? रिलेटिव प्रोनाउन हो अगर सेंटेंस में जो प्रीपोजिशन यूज किया जा रहा है उसका ऑब्जेक्ट अगर रिलेटिव प्रोनाउन हो तो ऐसे सेंटेंसेस में हम प्रीपोजिशन का सेंटेंस के लास्ट में यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं? सेंटेंस के लास्ट में यूज करते हैं। फिर हमने बताया ऐसा भी हो सकता है कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट जो हो यानी प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट हो वो रिलेटिव प्रोनाउन हो, लेकिन कंडीशन है कि वो रिलेटिव प्रोनाउन क्या हो? हिडन हो, अंडरस्टूड हो। रिलेटिव प्रोनाउन की जरूरत तो हो लेकिन उसका यूज ना किया गया हो सामने से, वो उसमें छिपा हुआ हो, तो ऐसी सिचुएशन में भी हम प्रीपोजिशन का क्या करते हैं? सेंटेंस के लास्ट में यूज करते हैं, सेंटेंस के एंड में यूज करते हैं। क्लियर? जैसे एग्जांपल के लिए दिस इज द हाउस, दिस इज द हाउस, दिस इज द हाउस, कॉमा दिस इज द हाउस आई लिव्ड इन, I lived in, I lived in। I lived in। अब यहां पर आप देख सकते हैं इन प्रीपोजिशन का यूज किया गया है। किसका यूज किया गया है? इन प्रीपोजिशन का यूज किया गया है। और इसका जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए था, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। दिस इज द हाउस अगर हम इसको लिखना चाहें, इनके रिलेटिव प्रोनाउन को लिखना चाहें तो हम प्लेस के लिए क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर वेयर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? वेयर लिख सकते हैं। बताइए, लेकिन ये वेयर क्या है? हिडन है, अंडरस्टूड है। क्या है? ये वेयर जो है अंडरस्टूड है या हिडन है। दिस इज द हाउस वेयर आई लिव्ड इन, दिस इज द हाउस वेयर आई लिव्ड इन, जबकि इस वेयर को क्या कर दिया गया है? छिपा दिया गया है। यही तो रूल है कि अगर रिलेटिव प्रोनाउन की जरूरत ना हो, क्या ना हो? रिलेटिव प्रोनाउन की जरूरत ना हो, जबकि सेंटेंस में ऐसा हो कि रिलेटिव प्रोनाउन होना चाहिए, तो दिस इज द हाउस वेयर आई लिव्ड इन, जबकि वेयर क्या है? अंडरस्टूड है। इनके बाद जो ऑब्जेक्ट चाहिए था, इन प्रीपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट चाहिए था वो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है, और वो भी क्या है? हिडन है। क्लियर हो गई ये बात? ओके, आगे देखिएगा। यहां तक बात समझ आई? कोई डाउट? नेक्स्ट प्लीज। तो किसी भी कंडीशन में प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट तो चाहिए ही। प्रेपोजिशन के बाद क्या? ऑब्जेक्ट तो चाहिए ही। बिना ऑब्जेक्ट के सेंटेंस कंप्लीट नहीं माना जाएगा, प्रेपोजिशन का यूज सही नहीं माना जाएगा। वो प्रेपोजिशन का यूज सेंटेंस के लास्ट में भी हो सकता है, वो प्रेपोजिशन के यूज सेंटेंस के बीच में भी हो सकता है, और वो प्रेपोजिशन का यूज सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में भी हो सकता है। तो ये आपने देखा कि किस तरीके से हमने प्रीपोजिशन का यूज सेंटेंस के पहले भी कर सकते हैं, हम सेंटेंस के बीच में भी कर सकते हैं, और सेंटेंस के बाद में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जब प्रीपोजिशन क्या है? जब प्रीपोजिशन जब प्रीपोजिशन वर्ब के साथ अटैच हो, क्या हो? वर्ब के साथ अटैच हो, जब प्रीपोजिशन वर्ब के साथ अटैच हो तो भी प्रीपोजिशन का यूज सेंटेंस के लास्ट में ही किया जाता है। किस में किया जाता है? सेंटेंस के लास्ट में ही किया जाता है। सेंटेंस के लास्ट में ही किया जाता है। जब प्रीपोजिशन वर्ब के साथ अटैच हो, क्या हो? अटैच हो,
तो भी प्रीपोजिशन का यूज सेंटेंस के कहाँ किया जाता है, लास्ट में ही किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए तो ज़्यादा समझ आएगा आप लोगों को। जैसे आई हेट बीइंग, एग्जाम्पल क्या है, आई हेट बीइंग, I hate being laughed at, laughed at, I hate being laughed at। अब देखिएगा यहाँ पर at जो है ये क्या है, प्रेपोजिशन है। at क्या है, प्रेपोजिशन है। ध्यान से देखिएगा, at क्या है, प्रेपोजिशन है। और laughed क्या है, वर्ब है। laughed क्या है, वर्ब है। तो हमने आपको बताया रूल में, जब प्रेपोजिशन वर्ब के साथ अटैच हो, क्या हो, प्रेपोजिशन वर्ब के साथ अटैच हो, तो भी प्रेपोजिशन का यूज हम कहाँ करते हैं, सेंटेंस के लास्ट में ही किया जाता है। क्लियर हो गई ये बात। जब प्रेपोजिशन वर्ब के साथ अटैच हो, क्या हो, अटैच हो, तो भी प्रेपोजिशन का यूज सेंटेंस के लास्ट में ही किया जाता है। जैसे आपने देखा, आई हेट बीइंग लाफ्ड एट, आई हेट बीइंग लाफ्ड एट, तो ये लॉफ्ट जो है ये वर्ब है, और उसके बाद किसका यूज किया गया, प्रेपोजिशन एट का यूज किया गया। किसका यूज किया गया, प्रेपोजिशन एट का यूज किया गया। कुछ और एग्जांपल, जैसे एग्जांपल में लिखा हमने, दिस आई इंसिस्ट ऑन, दिस आई इंसिस्ट, इंसिस्ट का मतलब होता है आग्रह करना, रिक्वेस्ट करना, इंसिस्ट ऑन। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप, इंसिस्ट क्या है, इंसिस्ट वर्ब है, इंसिस्ट क्या है, वर्ब है, और ऑन क्या है, प्रेपोजिशन है, ऑन क्या है, प्रेपोजिशन है। तो जब प्रेपोजिशन वर्ब के साथ अटैच हो, क्या हो, जब प्रेपोजिशन वर्ब के साथ अटैच हो, क्या हो, जब प्रेपोजिशन वर्ब के साथ अटैच हो, तो भी हम प्रेपोजिशन को सेंटेंस के कहाँ यूज करते हैं, सेंटेंस के लास्ट में यूज करते हैं। किस में यूज करते हैं, सेंटेंस के लास्ट में यूज करते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, और एग्जांपल देखिए, जैसे ही लाइक्स बीइंग लुक्ड एट, लुक्ड एट, ही लाइक्स बीइंग लुक्ड एट। अब यहाँ पर देखिएगा, जो लुक्ड वर्ड यूज किया गया है ये क्या है, ये वर्ब है, और एट क्या है, एट प्रेपोजिशन है। तो आप देख रहे हैं कि प्रेपोजिशन क्या है, वर्ब से अटैच है। क्या है, प्रेपोजिशन वर्ब से अटैच है। और आपका रूल भी यही था, क्या था, कि जब भी प्रेपोजिशन वर्ब से अटैच होगी, क्या होगी, जब प्रेपोजिशन वर्ब से अटैच होगी, तो प्रेपोजिशन के बाद हम क्या यूज करते हैं, तो प्रेपोजिशन को हम सेंटेंस के लास्ट में यूज करते हैं। ये बात क्लियर हो गई। तो नेक्स्ट प्लीज, तो इस तरीके से आपने देखा कि जब वर्ब के साथ प्रेपोजिशन अटैच होती है, क्या होती है, प्रेपोजिशन अटैच होती है, तो हम प्रेपोजिशन को सेंटेंस के बिल्कुल लास्ट में यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं, सेंटेंस के बिल्कुल लास्ट में यूज करते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, जब प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, जब प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, जब प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव हो, क्या हो, इन्फिनिटिव हो। इन्फिनिटिव का मतलब हमने आपको पहले ही बताया हुआ है, वर्ब के पहले जब टू लग जाए, क्या लग जाए, वर्ब के पहले टू लग जाए, यानी टू प्लस वर्ब हो, तो टू प्लस वर्ब को क्या कहते हैं, इन्फिनिटिव कहते हैं। जब प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या हो, इन्फिनिटिव हो, वर्ब प्लस टू प्लस वर्ब हो, तो प्रेपोजिशन को हम सेंटेंस के लास्ट में यूज करते हैं। किस में यूज करते हैं, सेंटेंस में। जब प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव हो, यानी इन्फिनिटिव का मतलब टू प्लस वर्ब हो, तो बी प्रेपोजिशन को, किसको, प्रेपोजिशन को सेंटेंस के लास्ट में यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं, सेंटेंस के लास्ट में यूज करते हैं।
जैसे एग्जाम्पल देखेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा। जैसे हमने लिखा दिस इज द बॉल, एग्जाम्पल क्या है, दिस इज द बॉल, दिस इज द बॉल, दिस इज द बॉल to play, this is the ball to play with। अब देखिएगा यहाँ पर आप देख रहे हैं, हमने आपको बताया जब प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव हो, क्या हो, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटिव हो। इन्फिनिटिव का मतलब क्या है, टू प्लस वर्ब हो, और टू प्लस वर्ब हो ये नाउन या प्रोनाउन का काम करेगा। किसका काम करेगा, नाउन का काम करेगा। तो यही क्या हो जाएगा, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर विद लिखा था, तो विद क्या है, विद प्रेपोजिशन है। विद क्या है, विद प्रेपोजिशन है। अब विद प्रेपोजिशन है, उसके पहले क्या लिखा हुआ है, दिस इज द बॉल टू प्ले। टू प्ले क्या है, टू प्लस वर्ब लिखा हुआ है, टू प्लस वर्ब लिखा हुआ है। इसको क्या कहते हैं, इन्फिनिटिव कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्फिनिटिव कहते हैं। और यही क्या है, विद प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी है। टू प्ले क्या है, प्रेपोजिशन विद का ऑब्जेक्ट क्या है, टू प्ले है। तो ऐसी सिचुएशन में भी हम हमेशा प्रेपोजिशन को सेंटेंस के लास्ट में लगाते हैं। कब, जब प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव हो। इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है, टू प्लस वर्ब हो, और यही प्रेपोजिशन के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। किसका काम करेगा, प्रेपोजिशन के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। यहाँ पर प्रेपोजिशन क्या है, विद है। प्रेपोजिशन क्या है, विद है। तो इस प्रेपोजिशन के लिए ऑब्जेक्ट क्या आया हुआ है, टू प्ले आया हुआ है। क्या आया हुआ है, टू प्ले आया हुआ है। क्लियर हो गया। तो दिस इज द बॉल टू प्ले विद। एक और एग्जांपल देखते हैं तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल देखिए, जैसे इट इज अ ब्यूटीफुल हाउस, इट इज अ ब्यूटीफुल हाउस, इट इज अ ब्यूटीफुल हाउस टू लिव इन, टू लिव इन। इट इज अ ब्यूटीफुल हाउस टू लिव इन। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, इन क्या है, इन प्रेपोजिशन यूज किया गया है। क्या यूज किया गया है, इन प्रेपोजिशन है। इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है, टू लिव। ये वही हाउस है जहां पर ये वही सुंदर हाउस है जहां पर रहना है, टू लिव इन। तो टू लिव क्या है, ये टू प्लस वर्ब का यूज किया गया है। क्या यूज किया गया है, टू प्लस वर्ब का यूज किया गया है। इसी को कहते हैं इन्फिनिटिव। क्या कहते हैं, इन्फिनिटिव। और इन्फिनिटिव जो होते हैं ये किसका काम करते हैं, नाउन का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, नाउन का काम करते हैं। तो ये जो नाउन होगा यही इस इन के लिए क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। होपफुली आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। क्या, इट इज अ ब्यूटीफुल हाउस टू लिव इन। इन जो है वो प्रेपोजिशन है। इस इन प्रेपोजिशन के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए। वो ऑब्जेक्ट क्या था, टू लिव था। ये टू लिव जो था, टू प्लस वर्ब था, यही इन्फिनिटिव हो जाएगा और यही क्या है, नाउन का काम करेगा। और यही नाउन इन के लिए क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई डाउट, आगे देखिएगा। एक और एग्जांपल, जैसे this is a good hotel, this is a good hotel, this is a good hotel to stay at, to stay at। कॉन्सेप्ट वही है जो अभी हमने डिस्कस किया इस एग्जाम्पल में भी और इस एग्जाम्पल में भी। एट प्रेपोजिशन है। एट क्या है, प्रेपोजिशन है। ये आपको बात पता ही चल गई होगी। टू स्टे क्या है, इन्फिनिटिव है, क्योंकि टू प्लस वर्ब लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, टू प्लस वर्ब लिखा हुआ है, ये इन्फिनिटिव है। और यही इन्फिनिटिव जो है इस एड प्रेपोजिशन के लिए क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात, यहाँ तक कोई डाउट? ओके, नेक्स्ट प्लीज। तो हम नेक्स्ट चलते हैं। लिखा है
तो ये बात समझ आ गई। जब भी इन्फिनेटिव होगा, क्या होगा, इन्फिनेटिव होगा, और वही इन्फिनेटिव प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो हम प्रेपोजिशन को हमेशा सेंटेंस के बाद में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? सेंटेंस के बाद में लिखेंगे, सेंटेंस के लास्ट पॉइंट पे लिखेंगे। ये बात क्लियर हो गई? ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? प्रेपोजिशन का प्रयोग कभी भी, प्रेपोजिशन का यूज कभी भी, प्रेपोजिशन का यूज कभी भी ट्रांजिटिव वर्ब, क्या, ट्रांजिटिव वर्ब एंड प्रेपोजिशन का यूज कभी भी ट्रांजिटिव वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच नहीं होता। ट्रांजिटिव वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच, उसके ऑब्जेक्ट के बीच नहीं होता, बीच नहीं होता। अगर ऐसा हुआ तो गलत माना जाएगा। क्या माना जाएगा? प्रेपोजिशन का जो यूज है कभी भी ट्रांजिटिव वर्ब, क्या, ट्रांजिटिव वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? जैसे ही taught, he taught, he taught to Mohan, he taught to Mohan, और he taught Mohan, he taught Mohan। तो ये वाला सेंटेंस जो है ये गलत माना जाएगा। ये वाला सेंटेंस क्या होगा? सही होगा, क्योंकि हमने आपको बताया क्या, प्रेपोजिशन का यूज कभी भी ट्रांजिटिव वर्ब तथा उसके ऑब्जेक्ट के बीच नहीं हो सकता। अगर ट्रांजिटिव वर्ब है, कौन सी वर्ब है? टॉट क्या है? ही टॉट, उसने पढ़ाया। तो टॉट क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। कैसी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है। और इस ट्रांजिटिव वर्ब के बाद इसका ऑब्जेक्ट क्या आया हुआ है यहाँ पर? मोहन जो है ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो कभी भी ट्रांजिटिव वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच, ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के बीच प्रेपोजिशन का यूज नहीं किया जा सकता। ये कॉन्स्ट्रक्शन गलत मानी जाएगी। तो इसको हम सही कैसे लिख सकते हैं? ही टॉट मोहन। सब्जेक्ट, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। कैसी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है। और इस ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट मोहन है। किसका मोहन है? ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट मोहन है। तो इसलिए यहाँ पर हम प्रेपोजिशन का यूज नहीं कर सकते। अगर प्रेपोजिशन को यूज करेंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, जो कि ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ये किसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा? प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो सेम चीज ट्रांजिटिव वर्ब का भी ऑब्जेक्ट कहा जाएगा और प्रेपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट कहा जाएगा। इसलिए ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने देखा कि किस तरीके से प्रेपोजिशन का यूज हम, किसका? प्रेपोजिशन का यूज हम सेंटेंस के लास्ट में भी कर सकते हैं और सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं। तो होपफुली ये सारे रूल्स आप लोगों को समझ आए होंगे। इनको आप ठीक से रिवाइज करिएगा, सेंटेंस फॉर्म करिएगा। जो हमने एग्जाम्पल कॉन्सेप्ट्स के साथ दिए हैं, इसके अलावा भी आप सेंटेंस फॉर्म करने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। लेकिन जाने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो कंटेंट को सर्कुलेट भी कीजिए और हमारी हेल्प भी कीजिएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।